नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है जीके एमसीक्यू सीरीज, और जिसके अंतर्गत हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करते हैं। आज हमारा ये इस सीरीज का 21वां भाग होगा और आज के इस वीडियो में भी हम जीके के प्रीवियस ईयर के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। ना सिर्फ इनको कवर करेंगे बल्कि इनसे जुड़े हुए जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर और हैं उन सबको हम यहीं पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं उनको नहीं देखा, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो देखिए, सबसे पहले आपको प्रश्न को समझना है। लोकसभा में सदस्यों के द्वारा जो निजी विधेयक पेश किया जाता है उसको पेश करने से पहले कितने दिन पहले आपको बताना होता है लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, यह पूछा जा रहा है। दो तरीके के बिल होते हैं, एक होता है सरकारी बिल, एक होता है प्राइवेट बिल जिसे हम निजी बिल कहते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? सरकारी बिल किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, जबकि जो नॉर्मल सदस्य होते हैं, जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होते हैं, उनके द्वारा जो बिल लाया जाता है उसे निजी बिल कहते हैं। ठीक है, तो निजी बिल लाने से पहले आपको 1 महीना पहले सूचना देनी होती है। ठीक है, तो पेश करने की सूचना अवधि कितनी है? 1 महीना। और अगर बात करें सरकारी बिल की, जो कि मंत्री के द्वारा लाया जाता है, ठीक है, उसकी अवधि होती है 7 दिन। 7 दिन पहले आपको बताना होता है अगर कोई सरकारी बिल लाया जा रहा है, और अगर कोई गैर मंत्री बिल ला रहा है उसे निजी बिल कहते हैं, जो कि 1 महीना पहले बताना होता है। दोनों की अवधि पूछी जाती है। दोनों प्रश्न आपको पूछे जाते हैं कि सरकारी विधेयक क्या होता है और निजी विधेयक कौन पेश करता है और ये क्या होता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित था? देखिए, पाल साम्राज्य को लेकर कई सारे प्रश्न बनते हैं। पाल साम्राज्य का शासन था बंगाल पे। ठीक है, यानी कि यह भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हमने कई बार यह क्वेश्चन पढ़ा है कि बंगाल पर पाल वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ था। मैंने कई बार आपको बताया, सेन वंश का। ठीक है, तो बंगाल आपको याद रखना, और बंगाल भारत के पूर्वी छोर में स्थित है। ठीक है, तो पाल साम्राज्य किस भाग से संबंधित है? पूर्वी साम्राज्य। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पाल साम्राज्य का संस्थापक था गोपाल। ठीक है, और इनकी राजधानी कहां पर थी? हमने देखा इनकी राजधानी मुंगेर में थी। पाल वंश का सबसे महान राजा कौन था? धर्मपाल पाल वंश का सबसे महान राजा था। ठीक है, और धर्मपाल ने ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना भी करी थी। तो यह भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? धर्मपाल ने। एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है, आपने पढ़ा है जब हमने पढ़ा था हिस्ट्री में, प्राचीन हिस्ट्री में, कि कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच में ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? पाल वंश, इसके अलावा प्रतिहार वंश और जो राष्ट्रकूट वंश था, इन तीनों के बीच संघर्ष हुआ। किसको लेकर? कन्नौज को लेकर। तो पूछा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की तरफ से सबसे पहले किसने भाग लिया था? तो धर्मपाल ने ही भाग लिया था। तो यह भी आपको याद रखना, और यह भी याद रखना है कि ये जो संघर्ष हुआ था किस किस के बीच हुआ? पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। किसको लेकर हुआ? कन्नौज को लेकर हुआ। नेक्स्ट है हमारा, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो देखिए, भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना विस्तार है? सही आंसर है 3214 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यह विस्तार है उत्तर से दक्षिण तक। अगर पूछा जाएगा पूर्व से पश्चिम तक कितना है, तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो भारत का विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, कहीं पर इसको अगर लगभग में बता दिया जाता है तो 3200 और 2900 बता दिया जाता है। नहीं तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद रखनी है, एग्जैक्ट ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण तक 3214, पूर्व से पश्चिम तक 2933। अगर पूछा जाए भारत की जो स्थलीय सीमा है, लैंड बॉर्डर कितनी है, तो भारत की जो कुल सीमा है, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और अगर पूछा जाए भारत की जो जलीय सीमा है, समुद्री सीमा, वो कितनी है, तो समुद्री सीमा भी आपको याद रखनी है, यहां पर 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये सारे नंबर्स पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट है हमारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। अब देखिए, जैसे हाल ही में पूछा गया था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब शुरू की गई, इसी प्रकार पूछा जा सकता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो ग्रामीण सड़क योजना थी वो भी बीजेपी की सरकार में आई थिंक शुरू हुई थी, और ये भी बीजेपी की सरकार में शुरू हुई। किस वर्ष शुरू हुई? 1999 में। ठीक है, 1999 में इस योजना की शुरुआत की गई, और ये क्वेश्चन हाल ही में एसएससी जीडी में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सी जनजाति नीलगिरी पर्वतों में निवास करती है? सही आंसर है आपका टोडा जनजाति। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कई बार यह पूछा गया है कौन सी जनजाति निवास करती है नीलगिरी पर्वतों पर? टोडा जनजाति। नेक्स्ट है हमारा कोयंबटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है। आप सभी ने पढ़ा है और कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयंबटूर को कहते हैं। कोयंबटूर कौन से राज्य में पड़ता है? तो कोयंबटूर आता है तमिलनाडु में। ठीक है, किस राज्य में है? तमिलनाडु में, आपको याद रखना है। और इसे मैनचेस्टर क्यों कहते हैं दक्षिण भारत का? क्योंकि ये कपास उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है। जो ओरिजिनल मैनचेस्टर है इंग्लैंड में, वो कपास के कपड़ों के लिए या जो कपास उद्योग है उसके लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ये भी कपास के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो आपको याद रखना है क्यों कहते हैं, कपास उद्योग के कारण इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अगर आपको प्रश्न बने, ये तो हमने दक्षिण भारत का मैनचेस्टर देखा, अगर पूछा जाए भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। पूर्व का मैनचेस्टर अगर बात की जाए किस देश को कहते हैं, तो पूर्व का मैनचेस्टर जापान को कहते हैं। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, उत्तर का मैनचेस्टर कौन है? आपका कानपुर। दक्षिण का कोयंबटूर। भारत का अहमदाबाद। और अगर विश्व के उसमें हम बात करें, पूर्व का मैनचेस्टर वो कहते हैं जापान को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है। तो देखिए, खरीफ फसलों के लिए हमें किस तरीके के मौसम की आवश्यकता होती है, ये क्वेश्चन यूपीएसएससी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था 2018 में। ठीक है, तो आपको याद रखना है खरीफ फसलों के लिए हमें गर्म और नम जो प्रकार का मौसम होता है, इस प्रकार के मौसम की आवश्यकता होती है। और हमने पढ़ा भी है खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो जुलाई से अक्टूबर के बीच में खरीफ की फसल को बोया जाता है, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में इस फसल को काट लिया जाता है। तो जून जुलाई में फसल बोई जाती है, वर्षा का मौसम होता है, थोड़ी गर्मी भी होती है, तो गर्म और नम मौसम की आवश्यकता होती है खरीफ की फसल के लिए। अगर हम इंपॉर्टेंट खरीफ की फसलों की बात करें तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खरीफ की फसलें हैं, जैसे चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, गन्ना, ये सब क्या हैं? ये सब आपकी खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा देश में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्य अस्त किस जगह पर होता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पूछा गया। भारत में किस जगह पर सबसे बाद में सूर्योदय यानी कि सूर्य सबसे बाद में उगता है और सबसे बाद में सूर्य अस्त होता है, यह आपने बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में सबसे बाद में सूर्य उदय होता है और सबसे बाद में सूर्य अस्त होता है। गुजरात का पर्टिकुलर जगह जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, सर क्रीक, जिसे गौर माता भी कहते हैं। ठीक है, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? सर क्रीक। कहीं पर इसे गौर माता भी कहा गया है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, यह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। भारत का अगर हम सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें, वो अरुणाचल प्रदेश में आता है, किबुतु। ठीक है, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? आपका गौर माथा। और सबसे पूर्वी बिंदु वो है किबुतु, जो कि अरुणाचल में आता है। सबसे पहले सूर्योदय आपका किबुतु में होता है और सबसे आखिर में आपके अरुणाचल गुजरात में होता है। कहां पे? गौर माथा में। ठीक
ठीक है। इन दोनों में अंतर कितने घंटे का होता है? तो 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। यानी कि किबुतु में कितनी देर पहले सूर्य उग जाता है? 2 घंटा पहले यहां से, गुजरात से, ठीक है। ये दोनों आपको पूछा जाता है। यह प्रश्न भी पेपर में पूछा गया है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में जो सूर्योदय होता है इसमें कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर होता है। नेक्स्ट है हमारा, बलबन द्वारा शुरू किए गए सिजदा और पैबोस को किसने समाप्त किया था? हमने पढ़ा है जब हमने मध्यकालीन भारत का पूरा मास्टर वीडियो देखा कि सिजदा और पैबोस इस प्रथा को शुरू करा था बलबन ने, ठीक है। सिजदा क्या होता था? सिजदा यानी कि आपको पूरा कमर झुकाकर बिल्कुल जमीन पर लेटकर शासक को आपको प्रणाम करना है, उसके सामने आपको पूरा का पूरा झुक जाना है। पैबोस क्या होता था कि आपको वहां पे जाके जहां पे राजा बैठा हुआ है उसके पैरों को चूमना है। तो ये प्रथा थी सिजदा और पैबोस, ठीक है। इस प्रथा को शुरू करा बलबन ने और इस प्रथा को खत्म करवाया शाहजहां ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा, हिंद महासागर विश्व का किस नंबर का महासागर है? देखिए, हिंद महासागर विश्व में कौन से नंबर का सबसे बड़ा महासागर है? यह क्वेश्चन भी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, ठीक है। दूसरे नंबर पर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। दोनों आपको याद रखने हैं, पहला प्रशांत, दूसरा अटलांटिक, और तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर, ठीक है। तो टॉप 3 आपको याद रखने हैं। सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर, ठीक है। अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम था? तो देखिए, 2011 की जनगणना के आंकड़े ही अभी पेपर में पूछे जाते हैं और आपको इनको ही हर एग्जाम से पहले देखना है जब तक नए आंकड़े नहीं आते, जिनमें देरी हो रही है कोरोना की वजह से। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। अगर पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर था, तो यह था बिहार में, ठीक है। सबसे कम अरुणाचल में, सबसे ज्यादा बिहार में 2011 की जनसंख्या के अनुसार, ठीक है। अगर बात की जाए सर्वाधिक लिंग अनुपात किस राज्य में था, तो सर्वाधिक लिंग अनुपात था केरल में। सबसे कम की बात करें लिंग अनुपात में तो हरियाणा में था। इसके अलावा सर्वाधिक साक्षरता की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा केरल में है। सबसे कम साक्षरता की बात करें तो बिहार में है, ठीक है। दशकीय वृद्धि दर पूछी जाती है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 2011 के अनुसार मेघालय में देखने को मिली और सबसे कम नागालैंड में देखने को मिली। तो ये सारे नंबर पूछे जाते हैं। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? देखिए, पहले राष्ट्रमंडल खेल, इंग्लिश में जिन्हें कहा जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 1930 में हुआ था। कनाडा में इसका आयोजन किया गया। कनाडा का शहर था हैमिल्टन। कई बार आपको पर्टिकुलर जगह पूछ लेता है, आपको पूछेगा कनाडा में कहां पर, किस शहर में हुआ, तो हैमिल्टन में पहले कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया। किस वर्ष? 1930 में। अब यहां से आपसे एक प्रश्न बनता है कि भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया? तो भारत ने सबसे पहले 1934 में भाग लिया। पहले वाले में नहीं लिया था, 1934 में भारत ने हिस्सा लिया था। भारत ने पहली बार इनका आयोजन कब किया? तो आप जानते हैं दिल्ली में 2010 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया था, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों का। भारत ने कब हिस्सा लिया पहली बार? 1934। आयोजन कब किया? 2010, ठीक है। हाल ही में 2018 में ये आयोजित किए गए। 2018 में ये ऑस्ट्रेलिया में हुए, गोल्ड कोस्ट में। 2022 में इस साल ये कहां होंगे? तो ये इंग्लैंड में होंगे, बर्मिंघम में ये आयोजित किए जाएंगे। और 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में होंगे। तो ये तीनों आपको याद रखना है, आखिरी बार, वर्तमान और अगली बार, ठीक है। चलिए, एक और चीज आपको याद रखनी है, पूछा जाता है राष्ट्रमंडल खेलों का पुराना नाम क्या था? तो इनका पुराना नाम था ब्रिटिश एम्पायर खेल,
ठीक है। बाद में इनका नाम परिवर्तित होता गया, कभी इनका नाम हुआ ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, कभी हुआ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स, लेकिन 1978 के बाद से इनका नाम हो गया कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, तो ये भी आपको हालांकि इतना ज्यादा डीप में नहीं पूछा जाता, फिर भी आपको याद रखना है, हो सकता है पूछ ले। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के शासन से है? तो देखिए कौन सा अनुच्छेद है जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? सही आंसर है यहां पर ऑप्शन ए 239, 239। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है कि कौन सा भाग है जो यूनियन टेरिटरी से संबंधित है, तो भाग 8 है। ठीक है, और भाग 8 के अंतर्गत आर्टिकल आते हैं 239 से लेकर 242 तक। ठीक है, तो इसी आर्टिकल के अंतर्गत आता है पूरा भाग 8। हर बार भाग पूछा जाता था कि कौन सा भाग जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनसे संबंधित है, भाग 8। इस बार आर्टिकल पूछ लिया 239। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देव दीपावली नामक त्योहार किस शहर में मनाया जाता है? काफी ज्यादा चर्चा में है ये, कुछ वर्षों से आप जानते हैं देव दीपावली। ठीक है, और ये मनाई जाती है वाराणसी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो मेन दीपावली होती है उसके 15 दिन के बाद देव दीपावली का आयोजन किया जाता है। कहां पर किया जाता है? वाराणसी में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो देखिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किस वर्ष दिया गया? ये दिया गया 1965 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष में दिए गए? 1965 में। और किसको दिया गया था? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरुप को दिया गया था। ठीक है, ये मलयालम भाषा के लेखक थे। ठीक है, तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? जी शंकर कुरुप को। और किस भाषा के लिए मिला? मलयालम के लिए मिला 1965 में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि पहला तो देखिए किसको मिला? जी शंकर कुरुप को। आपको पूछेगा पहली महिला कौन थी जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला, उनका नाम था आशापूर्णा देवी। ठीक है, जो कि बंगाली लेखिका थी। इनको 1976 में यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, किस वर्ष में? 1976 में। हिंदी को लेकर पूछा जाता है, हिंदी के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया 1968 में। और हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला, ठीक है, जो आशापूर्णा देवी थी, वो प्रथम महिला है ओवरऑल, लेकिन वो बंगाली के लिए जीती। हिंदी की अगर प्रथम महिला पूछेगा तो महादेवी वर्मा है 1982 में। ठीक है, ये सारे आंकड़े आपको, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो देखिए सरकार के पूरे राजस्व यानी कि पूरी जो उसका खजाना है उसको, और यानी कि जो उसकी पूरी इनकम हुई और पूरे खर्चे को के बीच का जो अंतर होता है, इसको कहा जाता है राजकोषीय घाटा। यानी कि सरकार के पास कितना पैसा है और कितना उसने खर्च किया, कितना उसने कमाया और कितना खर्च किया, इसी को कहते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, रणजीत सिंह को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने प्रदान किया था? कुछ दिन पहले भी हमने इसको कवर किया। इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार ऐसे प्रश्नों को देखते हुए चलना है जो एक बार में याद नहीं होते हैं। देखिए कोहिनूर हीरा ये रणजीत सिंह को शाह शुजा के द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये कोहिनूर हीरा किसके पास था? लास्ट की अगर हम बात करें, शुरुआत से पूरा इतिहास मैंने आपको इसका बताया है, ये कैसे ये पहले अलाउद्दीन खिलजी के पास गया और फिर कहां से कहां पहुंचा। ठीक है, ये शाहजहां के पास था, लेकिन 1739 में वो जो नादिर शाह था वो भारत पर आक्रमण करता है। और उस समय जो मोहम्मद शाह रंगीला था वो दिल्ली में बादशाह था, मुगल सम्राट था। और ये जो नादिर शाह आया 1739 में, हीरा यहां से लेकर चला गया। ठीक है, और उसके बाद आप जानते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। उसी अहमद शाह अब्दाली के पास इसके पास से नादिर शाह से हीरा किसके पास पहुंचा? अहमद शाह अब्दाली के पास। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ मराठाओं और जो अहमद शाह अब्दाली था, उसी अब्दाली का पौत्र था शाह शुजा।
ठीक है, और इसी ने हीरा किसको दिया? रणजीत सिंह को दिया। बाद में जब रणजीत सिंह की मृत्यु होती है और जब अंग्रेजों के द्वारा विलय कर दिया जाता है सिख साम्राज्य का, तो जो हीरा था, ये हीरा कोहिनूर हीरा, ये ब्रिटेन में भेज दिया जाता है। तो ये पूरी आपको याद रखनी है कि शाहजहां का था, फिर मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे नादिर शाह लेकर गया, उसके बाद अब्दाली के पास गया, अब्दाली का पोता था शाह शुजा, इसने रणजीत सिंह को दिया, और रणजीत सिंह के बाद जब विलय किया गया पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में, उस समय पंजाब का शासक कौन था, सिख सम्राट कौन था उस समय? रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी यानी कि इसके वंशजों में उसका नाम था दिलीप सिंह। ठीक है, तो दिलीप सिंह के शासनकाल में पंजाब का विलय कर दिया जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में और यह हीरा महारानी को भेज दिया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कुछ दिन पहले हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र को देखा था, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक को देखा था। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक किसको कहते थे? हमने देखा था एल्फ्रेड मार्शल को, और मैंने आपको वहीं पर बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक एल्फ्रेड मार्शल है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक जॉन मेनार्ड कीन्स है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो माइक्रो का है एल्फ्रेड मार्शल, मैक्रो का है जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, और सिर्फ अर्थशास्त्र का जनक पूछेगा, सभी जानते हैं एडम स्मिथ। बंगाल टाइगर को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था? देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु पहले था शेर, लेकिन 1972 में शेर की जगह बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, किस वर्ष किया? 1972 में 18 नवंबर। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी? देखिए, प्रांतों की बात हो रही है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसके तहत लागू की गई। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का जनक किसको माना जाता है? तो लियोनस कार्टेस को माना जाता है। ठीक है, लियोनस कार्टेस को प्रांतों में द्वैध शासन का जनक माना जाता है। यह तो हमने बात करी कि किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया गया, 1919 का अधिनियम। अगर पूछेगा केंद्र में किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया, तो केंद्र में 1935 के अधिनियम के तहत शुरू किया गया। ठीक है, 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया और केंद्र के स्तर पर यानी सेंटर के स्तर पर इसे शुरू किया गया। तो ये आपको याद रखना है, दोनों यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जीके एमसीक्यू सीरीज का भाग 21वां हमने आज यहां पर देखा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो को शेयर जरूर करें। अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका स्कोर यहां पर कितना रहा। थैंक यू फ्रेंड्स।